नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसआरएम में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से कासिम ने सहवान की जीत हासिल करनी थी। सहवान में उसने यहाँ पर जो लोकल जो शासक थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि दाहिर का ये चचेरा भाई था, उसको यहाँ पर पराजित किया था और उसके बाद वो आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में फाइनली इन लगभग 10-11 क्लासों के बाद आज हम लोग पहुंच चुके हैं रावर के युद्ध की ओर। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर होने वाला है रावर का युद्ध, और यही वो रावर का युद्ध है जहां पर दाहिर और कासिम का आमना सामना हुआ था। युद्ध हुआ था भयंकर, भीषण, और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था कि दाहिर को एक बुरी तरीके से पराजय हासिल करनी पड़ी थी या झेलनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज वो क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं किस तरह से काम शुरू हुआ, कैसे ये मामला बनना शुरू हुआ और किस तरह से इस मामले का अंत हुआ। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सहवान को जीतने के बाद जब कासिम आगे बढ़ता है, और कासिम को आगे बढ़ने पर सबसे बड़े एक जो जगह मिलती है, इसे बोलते हैं सीसम। दोस्तों, सीसम वो जगह थी जहां पर जाट हुआ करते थे। तो इन जहां के जो जाट थे, क्योंकि इनकी संख्या बल कम थी, ये स्वयं जाट हुआ करते थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं जाटों की जो जाति होती है ये बड़ी आक्रामक होती है युद्ध में, और शरीर से भी ये काफी जबरदस्त होते हैं, जिस कारण से इन्होंने कासिम को एक जोरदार टक्कर दी। दोस्तों, कासिम को इन्हें पराजित करने में 2 दिन का वक्त लगा। हाँ, वो भी तब जब इनके पास संख्या बहुत कम थी और कासिम के पास एक जोरदार सेना थी, साथ में उसका मनोबल भी बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर था। तो मैंने आपको बताया कि पीछे की जो लगातार युद्ध जीतते हुए, पीछे वो जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने आपको बताया था कि कहां से जीता था। सबसे पहले उसने मकरान को ठहराव किया, देवल को विजय हासिल करी। देवल की विजय के बाद उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, सेना का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो सहवान को जीतने के बाद सीसम पहुंचता है, और सीसम पर 2 दिन के अंतराल पर जाटों को पराजित कर देता है। भले वो पराजित कर देता है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार जाट जो हैं उन्होंने उसको काफी ज्यादा टक्कर दे दी है। वो भी इतनी तब जब उनके पास उनसे बहुत ही कम सेना थी। खैर, जाटों को पराजित करने के बाद वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद क्योंकि उसे पता होता है कि वो किसके पास जा रहा है, उसे पता होता है कि वो दाहिर की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि दाहिर जो अपनी कैपिटल में बैठा हुआ था, उस कैपिटल से वो भाग करके कहां पहुंच जाता है, वो चला जाता है ब्राह्मणाबाद। दोस्तों, ये ब्राह्मणाबाद है, ये भी सिंधु का ये एक नगर रहता है, काफी विशाल नगर रहता है। इसकी जो ख्याति होती है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है। नाम से ही दिख रहा है, ब्राह्मणाबाद इसका नाम है। और ये जो जाहिर की जो वंश होता है, ये स्वयं एक ब्राह्मण का ही होता है, चच का ही ये पुत्र होता है। इसलिए यहां पर पहुंचता है, अपने किले में स्वयं को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक इच्छा होती है। किसके मन में? दाहिर के मन में भी एक इच्छा होती है कि वह भी, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग चुका था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ था कि वह अपने ही राज्य के लोगों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सका था, उनको सफल नहीं हो सका था। उसने अपने ही राज्य के लोगों को उनके भाग्य में ही छोड़ दिया था। देवल की जोरदार लूट हुई थी, सीसम की और सहराव की जोरदार लूट हुई थी, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन यहां पर दाहिर एक बार फिर से कमजोर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणाबाद में होता है। सिंधु को पार करके ब्राह्मणाबाद में प्रवेश करने की इच्छा होती है यहां पर कासिम की। वो सिंधु नदी को पार करता है, रास्ते में नदी पड़ती है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, रास्ते में नदी पड़ती है सिंधु, और वो सिंधु नदी को पार करके वो ब्राह्मणाबाद में जाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक बार सामना करे किसका? दाहिर का। वो आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, आप देखिए यहां पर वो निरूर को जीतता है। ये सीसम की जीत के बाद वो निरूर एक नगर होता है, इसको जीतता है, और उसके बाद ये आगे बढ़ करके सीसम को जीतने के बाद यहां पर वापस लौटता है फिर से निरूर की ओर। इसको जीत करके उसकी इच्छा होती है कि वो क्रॉस करके नदी को क्रॉस करके आए और ब्राह्मणाबाद में जहां पर दाहिर बैठा है उसको लड़े। वो चाहता तो आगे बढ़ सकता था दोस्तों, लेकिन वो वापस लौट करके आता है और वो नदी को क्रॉस करके ब्राह्मणाबाद में आकर के दाहिर से लड़ने की इच्छा जताता है। वो वहां पर लड़ने के लिए आता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो उस राजा का घमंड चूर कर दे जिसके नगर को उसने जिसको तहस नहस कर दिया। लेकिन यहीं पर एक समस्या दोस्तों आती है उसके सामने। वो समस्या क्या होती है आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दाहिर एक ना जाने क्यों एक कमजोर शासक के रूप में दिखाई देने लगता है, क्योंकि आप देखिए ये एक बहुत बड़ी नदी है। सिंधु भारत की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में हुआ करती थी। हालांकि अब भारत में इसकी मुख्य धारा नहीं बहती है, परंतु ये भारत की मुख्य नदियों में गिनी जाती थी। तो अगर सिंधु की नदी को धारा को पार करना है तो आपको पता है काफी ज्यादा सामान की, काफी ज्यादा व्यवस्थाओं की जो है करने की जरूरत पड़ती है। और यही सब व्यवस्थाओं के साथ कासिम ने, आप सोचिए कासिम ने कितनी मन में इच्छा रही होगी कि पूरी सिंधु नदी को क्रॉस करने की योजना बना ली, ब्राह्मणाबाद में अटैक करने की योजना बना ली, जहां पर बैठा हुआ था दाहिर। वो अटैक करने की तैयारी कर रहा था, वो नदी को क्रॉस करने की योजना बना चुका था। लेकिन अचानक एक समस्या आ जाती है। दोस्तों, समस्या क्या होती है? वो समस्या ये होती है कि उसके पास नाव की हो जाती है कमी।
नाव की हो जाती है उसके पास कमी कासिम के पास। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या घोड़ों को, जो उसके पास एक विशाल संख्या होती है घोड़ों की, उस घोड़ों को एक रोग लग जाता है जिसके कारण से काफी बड़ी संख्या में घोड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं या तो वो बीमार हो जाते हैं। ये कासिम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है इस युद्ध को जीतने के लिए, नदी को क्रॉस करने के लिए। दोस्तों आपको पता है घोड़ों के साथ वो रह करके, यानी अगर उन इतनी सारी लूटे हुए सामान को, इतनी बड़ी सेना को लेकर के नदी क्रॉस करनी है तो उसके पास नाव की संख्या होनी चाहिए। दोस्तों इस कारण से दाहिर को मजबूरन, कासिम को मजबूरन इस नदी के किनारे अपना मोर्चा लगाना पड़ता है, डेरा डालना पड़ता है। और ये डेरा 1 या 2 दिन का नहीं होता, ये डेरा होता है कम से कम महीनों का, लगभग 7 या 8 महीने उसको इसी जगह पर डेरा डाल के बैठना पड़ता है। दोस्तों ये एक बहुत सुनहरा मौका होता है दाहिर के पास। दाहिर इस सब चीजों से बिल्कुल जानकार रहता है, वो जानता है इन सब चीजों को, कि उसे पता है कि उसके दुश्मन की सेना नदी के उस पार बैठी हुई है। वो चाहता तो यहां पर सचेत होकर के अपने काम को अंजाम दे सकता था। वो चाहता था कि उसे पता था कि दुश्मन की सेना कमजोर बैठी हुई, वो चाहे तो उसको अटैक करके अपने अपमान का बदला ले सकता था। लेकिन यहां पर ना जाने क्या होता है, दाहिर फिर से वही अपने कमजोर व्यक्तित्व का परिचय देता है और वो आराम से वेट करता है, इंतजार करता है। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था, वो वेट करता है 1 महीने 2 महीने नहीं, वो 7-8 महीने इंतजार करता है। यहां तक कि कासिम अपनी नाव की कमी को भी पूरा कर लेता है। इस दौरान कासिम यहां से घोड़ों के लिए अपनी सेना के कुछ लोगों को ईरान भेजता है, वहां से दवाओं के साथ उनको वापस ले आता है, उन घोड़ों को सही कर लेता है, घोड़ों को बढ़ा लेता है और उसके बाद वो इस नदी को क्रॉस कर लेता है। तो यहां से ना जाने कैसा व्यक्तित्व देखने को हमको मिल रहा है, कमजोर व्यक्ति देखने को मिल रहा है दाहिर का। दाहिर के अंदर एक इच्छा होती है कि वो शायद उसके अंदर ये भावना होती है कि वो अपने दुश्मन से आमने सामने का युद्ध लड़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दाहिर यदि चाहता एक मजबूत रणनीतिकार के रूप में बढ़ सकता था, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में काम कर सकता था जो सैनिक नहीं है, जो राजा है, सेनापति है। अपनी सेना का नेतृत्व करना एक राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन यहां पर वो स्वयं एक सैनिक के रूप में काम करने लगा था। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जो सैनिक होता है उसके मन में एक भावना होती है कि मैं युद्ध में जाऊंगा या लड़ूंगा या तो मर जाऊंगा। और यही चीज जहां पर दाहिर मान के चल रहा था कि वो आमने सामने के युद्ध में स्वयं सेना पे या घोड़े पे बैठ करके लड़ने की इच्छा रख के चला हुआ था। वो अपने कलम को मिटाना चाहता था कि लड़ करके यदि वो रणनीति को सही रखता और यहां पर काम कर देता तो शायद वो सफल हो जाता, शायद वो इतिहास ना बन पाता कि आज हमारे देश के अंदर इस प्रकार से अरबों का अटैक होकर के वो जीत जाता। खैर इतिहास में जो हुआ वो हुआ। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जो है वो घोड़ों के रोग के कारण मोर्चे का ठहराव होता है, लेकिन वो पुनः उस जगह पर अटैक करने की कोशिश करता है। जब वो नदी को क्रॉस कर लेता है दोस्तों, तो ब्राह्मणाबाद में बैठा हुआ दाहिर अपनी सेना को तैयार करता है। अनान फनान में वो 50,000 सैनिकों की भर्ती करता है। आप समझ लीजिए यदि किसी भी समय कोई सेना की भर्ती करी जा रही है और सेना की भर्ती के समय आपके पास सेना ऐसी भर्ती हो रही है जो नॉर्मल घरों से लेकर के आप अपनी सेना को भर रहे हैं, तो क्या वो उस प्रकार से युद्ध लड़ने में सक्षम होंगे जिस प्रकार से एक सैनिक को लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो ना उनके पास कोई ट्रेनिंग थी, ना ही उनके पास कोई सही ढंग से हथियार चलाने की कोई उनके पास ट्रेनिंग थी, ना वो स्वयं से उसके अंदर उनकी वो प्रबल इच्छा थी। क्योंकि एक देशभक्ति की जो भावना होती है वो एक सैनिक के अंदर होनी चाहिए, और उस वक्त उनके मन में ऐसी कोई भावना भी नहीं थी। तो लगभग 50,000 सैनिकों को वो इकट्ठा करता है। पहले उसके पास इतने कम सैनिक होते हैं, लेकिन अब लगभग संख्या बल जो होती है वो बराबर पहुंच जाती है कासिम की सेना की और दाहिर की सेना की। यहां पर से मैंने बताया ब्राह्मणाबाद में बैठा हुआ दाहिर यहां से चल देता है रावर की ओर। रावर एक मैदान है और वो इच्छा उसके मन में युद्ध की ही होती है। वो रावर के मैदान की ओर चलता है। निरूर से नदी को क्रॉस करके जब वो ब्राह्मणाबाद आता है तो सबसे पहले वो भी कासिम भी रावर की ओर बढ़ता है, यानी दोनों सेनाओं का मिलन होता है रावर के मैदान में। दोस्तों ये युद्ध जो होता है दाहिर और कासिम का रावर के युद्ध के नाम से ही माना जाता है, और ये जो युद्ध की डेट होती है वो 20 जून 712 को मानी जाती है। पहले कुछ छुटपुट झड़पें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं रास्ते में कहीं पर भी, लेकिन जो मेन युद्ध शुरू होता है वो 20 जून को शुरू होता है। दोस्तों सेना लगभग बराबर है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक तरफ जो सेना है वो पूरी ट्रेंड है, जिसने प्रैक्टिस करी हुई है, और दूसरी तरफ जो सेना है उसके पास कोई लड़ने की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यही एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रही थी। यहां पर कहीं ना कहीं हमें उसके मन की जो एक क्या बोले मतलबी एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, व्यक्ति तो दिख रहा है। क्यों? उसके मन में एक ही बात है, वो अपने ही लगे हुए कलंक को मिटाने का काम कर रहा है दाहिर, ना कि उसके मन में ये भावना कि मैं जीत करके अपने राज्य को सुरक्षित कर दूं। वो ये चाहता है कि जो मेरे ऊपर दाग लगा हुआ है कि दाहिर कमजोर है, दाहिर एक ऐसा व्यक्ति है जो जीत नहीं सकता, जो लड़ नहीं सकता, वो उसको मिटाने के लिए युद्ध पे हाथी पर बैठ करके, स्वयं हाथी पर बैठ करके अपने सेना का नेतृत्व करने का काम करता है।
और यहाँ पर दो जोरदार युद्ध शुरू हो जाता है दाहिर और कासिम के बीच में रावर के मैदान में 712 ईस्वी में। जब यह युद्ध होता है दोस्तों तो निसंकोच मतलब निसंदेह ऐसा होता है कि दाहिर एक जोरदार युद्ध लड़ रहा होता है। काफ़ी बड़ी संख्या को उसने अपने दुश्मनों की सेना को उसने काफ़ी अपने हथियारों से अपने हाथी के पावर से उसको हरा दिया था, मतलब मारना शुरू कर दिया था। काफ़ी लोगों का उसने अंत कर दिया था, हत्या कर दी थी। लेकिन कहीं से एक आग्नेय बाण आता है और वो उसके हाथी के जो ऊपर बैठने का जो आसन होता है जिस पर वो आकर के लग जाता है। मैंने आपको बोला था एक बार कि यदि दो तरफ दो सेनाएं लड़ रही हैं और एक के पास घोड़े हैं और एक के पास हाथी है तो शक्ति में निश्चित रूप से हाथी ज्यादा होगा घोड़े की अपेक्षा, परंतु चुस्ती और फुर्ती में वो बहुत अंतर पैदा कर देता है। तो वही उसके साथ हुआ कि दाहिर के पास जो सेना थी उसमें हाथियों की संख्या काफी अधिक हो रही थी, लेकिन जो उसके पास सेना थी कासिम के पास उसमें घोड़ों की संख्या अधिक थी। घोड़ों पर वो विश्वास करता था। एक आग्नेय बाण आता है, दाहिर की गद्दी पर लगता है, दाहिर नीचे गिर जाता है, लेकिन दाहिर गिरने के बाद तुरंत तैयार होता है। हाथी जो होता है वो नदी पर जाकर के चला जाता है, लेकिन दाहिर स्वयं को संभालता है। वो पुनः हाथी पर बैठता है, वो फिर युद्ध लड़ता है, लोगों को मारता है, लेकिन उसका जो दुर्भाग्य होता है वह बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वो अपनी सेना का ना होकर के वो स्वयं एक युद्ध लड़ने का काम कर रहा होता है। युद्ध लड़ता है, पुनः वो शुरू करता है, लेकिन फिर से उसकी समस्या होती है। वो फिर से एक बाण उसको लगता है, वो नीचे गिरता है। वो अब घोड़े पर बैठता है, घोड़े पर बैठ के अपने युद्ध का नेतृत्व करता है, क्योंकि वो अपने कलंक को मिटाना चाहता है। फिर वो घोड़े पर संभालता है खुद को, फिर वो लड़ता है। वो अपनी अंतिम सांस तक ऐसे ही लड़ता रहता है और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसकी मृत्यु होने के तुरंत बाद ही उसकी सेना बिल्कुल अनान फनान में बिल्कुल बिना किसी लीडर के वो फैल जाती है और बहुत कम वक्त में ही जो है दाहिर हरा दिया जाता है। दाहिर की सेना हार जाती है, पराजित हो जाती है और इस प्रकार से कासिम इस रावर के युद्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से डोमिनेटिंग कंडीशन के साथ उसको हरा देता है। तो ये एक महान युद्ध होता है, काफी बड़ा युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध है भारत के इतिहास का, क्योंकि इस प्रकार से इस युद्ध के माध्यम से देश के अंदर एंट्री हो जाती है अरबिक शासन की, अरबी इतिहास की। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बात बताई। मैंने यही बोला कि आरंभिक नीतियां जो थी कहीं ना कहीं वो दाहिर की बहुत कमजोर थी, इसे हम दाहिर की बेवकूफ़ी कह सकते हैं। 50,000 सैनिकों की भर्ती करता है, लेकिन किस प्रकार करता है मैंने आपको बता दिया। आमने सामने के युद्ध में वो विश्वास करता है, यदि वो ऐसा न करता तो शायद वो जीत जाता। यदि वो उसके घोड़ों के संक्रमण के कारण वो विश्वास करता, वो तुरंत वहीं पर अटैक कर देता, तो निश्चित रूप से उसे जीत हासिल हो जाती। कासिम के आने का उसने इंतजार किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और घोड़ों के स्थान पर उसने हाथी का चयन किया। यह भी उसकी एक हार का कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको ये चीज बताई है। दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर एक जोरदार काम होता है और दाहिर का अंत हो जाता है। भले ही दाहिर का अंत हो जाता है, परंतु उसके हौसले, उसके परिवार का, उसके नेतृत्व के जो भी शासक होते हैं, इसके मतलब परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो अभी भी हार नहीं माने होते हैं। ये भले ही निश्चित रूप से उनके लिए एक वक्त होता है जहां पर उन्हें शोक मनाना चाहिए, उन्हें अपने पति की हार का एक गम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनके मन में एक जो शक्ति होती है, मनोबल होता है, वो बढ़ जाता है और वो क्या करते हैं, तुरंत अपने आंसुओं को सूखने नहीं देते और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रावर के युद्ध में ही दाहिर का पराजय निश्चित हो जाती है, हार जाता है। और रावर के ही किले की रक्षा करने के लिए दाहिर की पत्नी, जिनका नाम होता है रानी बाई, वो वहां पर तुरंत तैनात हो जाती हैं। कितनी जोरदार चीज है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार में मृत्यु होने के तुरंत बाद परिवार को गम में डूबा होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसके परिवार का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं एक बुरा व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व। मैं आपको दोनों चीज दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर उनकी पत्नी रानी बाई जो तुरंत अपने ही उसी रावर के किले की रक्षा के लिए तैनात होती है, क्योंकि वहां पर कासिम जीतता है और तुरंत बढ़ जाता है रावर के किले पर कब्जा करने के लिए। जैसे ही वो बढ़ता है, उसके पास एक जोरदार सेना होती है दोस्तों, बहुत जोरदार सेना होती है। 15,000 सैनिक होते हैं उसके पास, कासिम के पास, और उन 15,000 सैनिकों को मारने के लिए जो रानी बाई होती हैं वो पत्थरों से अपने ऊपर किलों से हमले करती हैं और बहुत इतने जोरदार हमले होते हैं कि कहते हैं, इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि कासिम के जो पैर होते हैं वो उखड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो ये मान लेता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं हार जाऊं, क्योंकि ये भावना ही अगर उसके मन में आ जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पर जो है रानी बाई काफी जोरदार तरीके से अपने किले की ऊपरी दीवारों से हमले करती हैं, लेकिन वो पत्थरों से पार पा करके, उनकी सेना जो है, कासिम की सेना पत्थरों से पार पा करके किले की दीवारों पर जोरदार हमले करती हैं और इस प्रकार से वो उस दीवार को तोड़ने में सफल हो जाती हैं, दीवार को और उसके द्वार को तोड़ने में सफल हो जाती हैं। और बहुत कम वक्त में आपको बताऊं कि ये रावर के किले को जीत लिया जाता है।
जैसे ही ये रानी बाई को ये महसूस होता है कि अब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं, अपने किले की रक्षा नहीं कर सकती हैं, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने युद्ध लड़ा था, तो वो वहां की महिलाओं के साथ जौहर कर लेती हैं। दोस्तों ये जौहर की जो कहानी होती है इतिहास में आपको कई बार देखने को मिली होगी। तो अगर आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो वहां भी आप लोगों ने जौहर नाम को देखा होगा, किस प्रकार से जौहर होता था, जहां पर एक साथ जब उनको महसूस होता था महिलाओं को कि अब वो है हार जाएंगी और वो दुश्मनों के जा सकती हैं, दुश्मनों के मतलब उनका अपहरण कर सकते हैं या उनको ले जा सकते हैं, तो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वो क्या करती थी, एक काफी बड़े एक अग्नि का कुंड होता है जिसमें वो सभी लोग अग्नि पर कूद करके अपनी जान दे देती थी। तो ये वही हुआ कि सारी महिलाओं ने, रानी बाई सहित सभी महिलाओं ने रावण के किले के में अपना अंत कर लिया, अपनी आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर दिया और उस प्रकार से रावण का किला कासिम के अंडर में चला गया। दोस्तों आप देख रहे हैं क्रमबद्ध कैसे काम हो रहा है। जैसे ही वो वहां जीतता है वो तुरंत ब्राह्मणाबाद की ओर बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रावण के किले के पास से ब्राह्मणाबाद बहुत अधिक दूर नहीं था, ब्राह्मणाबाद में ही दाहिर था जहां से वो रावण के किले की ओर बढ़ता है युद्ध के लिए। तो ब्राह्मणाबाद में अब उसका पुत्र तैनात होता है। दोस्तों आप देखिए पूरा परिवार लगा हुआ है। जय सिंह जो कि दाहिर का पुत्र होता है, उसे पता होता है कि उसकी मां का अंत हो चुका है, उसके पिता का अंत हो चुका है, लेकिन वो अपने ब्राह्मणाबाद में युद्ध के लिए तुरंत तैनात होता है। वो अपने किले की रक्षा करने का काम करता है, वहां पर लगा होता है, युद्ध लड़ता है, जोरदार युद्ध लड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद उसे वहां से भागना पड़ता है और वो भागकर जब निकलता है तो वहां पर छुपी होती हैं उनकी दो बहनें, जिनका नाम होता है परमाल देवी और सूर्य देवी। दोस्तों इनकी कहानियां बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस कहानी का मैं अगली क्लास में आपको जिक्र करूंगा कि किस प्रकार से कासिम का अंत होता है और कासिम के चैप्टर का मैं अंत कर दूंगा इसके बाद से। तो दोस्तों क्या होता है कि परमाल देवी और सूर्य देवी जो दो बहनें होती हैं और उनकी जो दूसरी माँ होती हैं लाडो देवी। दोस्तों दाहिर की दो पत्नियां होती हैं लाडो देवी और रानी बाई। तो रानी बाई को मैंने बताया कि उन्होंने जौहर कर लिया था और यहाँ ब्राह्मणाबाद में उनकी जो पत्नी लाडो देवी होती हैं और उनकी दो पुत्रियां परमाल देवी और सूर्य देवी होती हैं। दोस्तों इनका जो है कासिम के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, क्योंकि वो रक्षा नहीं कर पाते, उनका अपहरण कर लिया जाता है और उनको जो है कासिम पकड़ करके मक्का यानी अरब की ओर भेज देते हैं, हज्जाज के यानी खलीफा के सामने। ये कहानी क्या है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये भी ब्राह्मणाबाद भी हार जाया जाता है उसके पुत्र जय सिंह के द्वारा। अंत में अगले राजधानी की ओर यानी जो मुख्य राजधानी होती है सिंध की राजधानी, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अरोर, ये सिंध की कैपिटल होती है। वहां पर इसका दूसरा पुत्र, आप सोचिए दाहिर का दूसरा पुत्र अपने अरोर में अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, अपने कैपिटल की रक्षा करने के लिए बैठा होता है और लेकिन ये भी अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाता और अंत में अरोर को भी हार करके पूरी तरीके से अंत हो जाता है सिंध का। यानी पूरी तरीके से जो सिंध होता है दोस्तों, एक लंबे इतिहास के बाद, लंबे अंतराल के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कितने ज्यादा प्रयास किए गए थे पूर्व में अरबियों के द्वारा, वो अंत होता है, उनका जो इंतजार होता है वो रुक जाता है और अंत में पूरी तरीके से सिंध प्रांत ये अरबियों के कब्जे में आ जाता है। दोस्तों ये था कहानी। यहाँ पर तक आप लोगों ने देख लिया कि कासिम ने किस प्रकार से एक बहुत ही जोरदार तरीके से यहाँ पर भयंकर तरीके से लोगों को मार करके, लूट करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, धर्म का प्रसार किया। लेकिन अभी भी वो यहाँ पर नहीं रुकता, अगली जो उसकी होती है वो कूच करता है मुल्तान की ओर। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मुल्तान की, किस प्रकार से कासिम की मृत्यु होती है और साथ ही साथ बात करेंगे कि परमाल देवी और सूर्य देवी की जो प्रसिद्ध कहानी है वो क्या है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।